आईज में बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, स्किन पे प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत सारी रेस्पिरेटरी इलनेसेस होती हैं, क्योंकि वो मिक्स्ड वेस्ट में बहुत हार्मफुल हैजार्डस वेस्ट जो होता है, बायोमेडिकल वेस्ट, और वो सब जब मिक्स वेस्ट लेके जाते हैं तो उनको बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जो हमारा वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ आवर वेस्ट कलेक्टर्स। तो इसलिए ये सब 4-5 चीजों रीजंस मैंने आपको बताया, बहुत सारे रीजंस हैं कि हमें अपना वेस्ट, जो भी हम वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम खुद ही प्रॉपरली डिस्पोज कर सकें। कंपोस्टिंग के इसके अलावा क्या फायदे होते हैं कि आपकी जो सॉइल होती है उसको आप, उसमें कंपोस्ट में माइक्रोब्स होते हैं, तो वो सॉइल की हेल्थ आजकल जो बहुत खराब हो गई है, वो हेल्थ सॉइल की खराब हो एकदम अच्छी हो जाती है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एरेट करते हैं, क्योंकि वो खोदते रहते हैं सॉइल को, तो सॉइल में बहुत अच्छे से एयर मिलती है, और ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है केमिकल फर्टिलाइजर्स का। तो इसलिए कंपोस्टिंग करना आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कंपोस्ट में क्या क्या होता है? कंपोस्ट में कार्बन और नाइट्रोजन, हर ऑर्गेनिक मैटर इज मेड अप ऑफ कार्बन नाइट्रोजन। तो प्रॉपर अगर आप रेशियो रखेंगे कार्बन और नाइट्रोजन का, तो एक अच्छी कंपोस्ट पाइल हम बना सकते हैं। तो हम एक ब्रीफ आपको मैं ऐसे एक आइडिया दे सकती हूँ कि 2/3 जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए कार्बन, और 1/3 आपकी कंपोस्ट में होना चाहिए नाइट्रोजन। तो 1/3 पोर्शन होना चाहिए आपका नाइट्रोजन और 2/3 पोर्शन होना चाहिए कार्बन। अब कार्बन किस किस में मिलता है और नाइट्रोजन किस किस में मिलता है, हम उस पर बात कर लेते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन रिच मैटर की बात करेंगे, तो जो भी किचन वेस्ट है हमारा, एनीथिंग विच वी आर यूजिंग इन आवर किचन, वो वेट वेस्ट है, दैट इज वेरी मच रिच इन नाइट्रोजन। उसके अलावा पूजा के जो फूल होते हैं, दैट इज ऑल्सो रिच इन नाइट्रोजन। कार्बन वेस्ट में आपका क्या आएगा? कार्बन रिच मैटर में आपकी एग शेल्स आती हैं, सूखी पत्तियां आती हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, और आपने कोकोपीट सुना हो, जो कोकोनट हस्क से मिलता है। कोकोपीट एक बहुत ब्रिक फॉर्म में मिलता है, वो एक एक्सट्रीमली गुड सोर्स ऑफ कार्बन है। उसमें 114:1 कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो होता है। तो हमें ऐसे इस तरह से कंपोस्ट को बनाना है कि उसमें कार्बन रिच मटेरियल हम ज्यादा डालें और नाइट्रोजन रिच मटेरियल थोड़ा कम डालें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप अगर स्टडी भी करेंगे, आपको आसानी से नेट पे भी मिल जाएगी। ये हुआ कि कार्बन और नाइट्रोजन रिच हमने मटेरियल डाल दिया। कंपोस्ट में क्या क्या नहीं डालना है? मीट नहीं डालना है, फिश बोन्स नहीं डालनी है। क्यों? क्योंकि ये पेस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा जो कुक्ड फूड होता है वो भी हमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें भी फिर आपके जो भी कॉकरोच और इवन चूहे, ये सब वो अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा क्या नहीं डालना चाहिए? कोकोनट शेल्स या मैंगो के सीड्स या डेट सीड्स, क्योंकि इनको डिकम्पोज होने में 1 साल लग जाता है, तो उनकी वजह से जो नॉर्मल कंपोस्टिंग प्रोसीजर है वो हार्म होता है। तो हमें कुछ चीजें जो नहीं डालनी है वो मैंने आपको बताई, और जो चीजें हमें डालनी है नॉर्मल किचन वेस्ट है अपना, और उसके अलावा आपको न्यूज़पेपर, कोकोपीट, सॉइल, ये सब चीजें डालनी है। तो अब हम कंपोस्टिंग घर पर कैसे कर सकते हैं, उसके पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि कंपोस्टिंग कितने टाइप्स की होती है। कंपोस्टिंग होती है, आपने नाम सुना होगा, एरोबिक कंपोस्टिंग, एनारोबिक कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, मशीन कंपोस्टिंग, कमर्शियल कंपोस्टिंग और प्रोफेशनल कंपोस्टिंग। काफी तरह की कंपोस्टिंग होती है। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एरोबिक कंपोस्टिंग। एरोबिक मींस इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जहां हमें ऑक्सीजन मिलता है, और इसको हम हॉट कंपोस्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि आप अगर उसमें हाथ लगा के देखेंगे अपनी कंपोस्ट पे थोड़े दिन बाद, तो उसमें एकदम वो गर्म होने लगता है, और जिस जो हीट होती है इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं हॉट कंपोस्टिंग। तो आज मैं एनारोबिक कंपोस्टिंग की बात करूंगी। उसको हम कैसे घर पे हम इजी वे से उसको बना सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोस्ट बिन मार्केट में अवेलेबल है। आपने अगर खंबा का नाम सुना हो, खंबा करके आता है, वो मिट्टी का 3 बिन्स का होता है, 3 बिन होते हैं उसमें, और उसमें छेद होते हैं, और उसको आप यूज कर सकते हैं। आप बाजार से मंगा सकते हैं, अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है। उसके अलावा डेली डंप एक वेबसाइट है, उससे भी आप मंगा सकते हैं।
मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है जो मैं आप लोगों के साथ अभी थोड़ी देर बाद शेयर करती हूँ। आपको ये बकेट है पुरानी, और इसमें मैंने काफी सारे छेद कर दिए, चारों तरफ इसमें मैंने छेद कर दिए हैं, और इसी के अंदर मैं अपनी खाद बनाती हूँ। तो मैं इसी के अंदर अपनी खाद बनाती हूँ। तो ये एक है कि आप घर पे भी जो भी अवेलेबल है, इवन मैंने जो सबसे पहले अपनी खाद बनाई थी वो एक पुराने टब में बनाई थी जो कि टूट गया था। तो टूट गया था तो उसमें मुझे होल्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, साइड साइड से मैंने उसको होल्स बना दिए और वो मेरे एक अच्छा कंपोस्ट बिन तैयार हो गया था। तो अब मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी कि हम घर पे होम कंपोस्टिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यूज किया है कोकोपीट। ये कोकोनट हस्क का एक बाय प्रोडक्ट है। ये एक ब्रिक फॉर्म में मिलता है आपको, और आप ये बहुत पोरस होता है। इसको पानी में भिगो देंगे अगर आप, तो 1 किलो का 5 किलो बन जाता है वो ब्रिक। और उसको सुखा के आप उसको एक बहुत ही अच्छा ये सोर्स ऑफ कार्बन होता है। ये मैं एग्जाम्पल के लिए जैसे लेके आई हूँ, घर में जो भी किचन वेस्ट होता है, ये यहाँ पे अनियन पील्स हैं, थोड़े से टमाटर के पीसेस हैं और गार्लिक है, इस तरह से कुछ भी किचन वेस्ट है तो हम इस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले नीचे आप थोड़ी सी सॉइल डाल सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट लेयर हम सॉइल डाल देते हैं थोड़ी सी, इसके नीचे ही नीचे हम सबसे, मैं यूजुअली अपनी पुरानी कंपोस्ट यूज कर लेती हूँ। कोकोपीट डाल सकते हैं और उसके बाद आप अपना सारा किचन वेस्ट डाल सकते हैं। ऐसे एक लेयर बना के किचन वेस्ट डाल सकते हैं। और ये डालने के बाद ये देखिए, ये मैंने इस तरह से, मेरी पुरानी भगोनी है, इसमें छेद हो गए थे, वो अपने आप टूट गई थी। तो इसको भी मैं एक्सपेरिमेंट के जैसे यूज कर लेती हूँ। और इसके बाद हम इसको सबको अच्छे से मिला देते हैं। तो आप इसको एक शोवल की हेल्प से आप मिला सकते हैं, और फिर इसके ऊपर आप जितना भी आप इसको ओपन रखेंगे सनलाइट में तो ये बहुत जल्दी बनती है। अदरवाइज आप इसको थोड़ी, अगर आपको कुछ काम करना है और उस एरिया में, तो आप इसको एक मसलिन क्लॉथ के साथ या कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें आप छेद कर सकते हैं उससे आप इसको कवर करके रख सकते हैं एक अपने बालकनी की साइड में। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे फिर वापस किचन वेस्ट डालना है और उसके बाद कोकोपीट फिर से डालनी है। 3-4 दिन के बाद आप इसमें 2-3 चम्मच दही डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स होते हैं और उससे आपका जो कंपोस्ट है वो बहुत अच्छी और बहुत जल्दी बनेगी। ऐसा आप 1 महीने तक ये साइकिल रिपीट करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, एरेशन देते रहेंगे, तो आपकी गर्मियों में ये 1 महीने के बाद आप इसमें डालना बंद कर दीजिए। तो 1 महीने तक आपने जब तक डालते रहे तो आपको टोटल 2 मंथ्स के अंदर आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। और ऐसा का ऐसा प्रोसीजर आप दूसरे आप कंपोस्ट बिन में स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी कंपोस्ट रेगुलरली बनती रहेगी। तो आप एट अ टाइम 2 बिन्स लें और एक में बनाते रहें, और दूसरा जब वो फुल हो जाए तो आप दूसरे में स्टार्ट कर दें। इस तरह से आप इसको मिक्स करते हुए और राइट प्रोपोर्शन में डालते हुए, और आपको जब भी डाउट हो कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कार्बन रिच मटेरियल जैसे कोकोपीट, न्यूज़पेपर या श्रेडेड वुड होती है पुरानी, कुछ भी आप डाल के उसको आप अपनी कंपोस्ट को ठीक से कर सकते हैं। आप इसको टर्न करते रहेंगे। अगर
इसके अलावा आप हल्दी, टर्मरिक, नीम पाउडर ये भी डालते रहिए, तो जिससे आपको लगे कि कुछ भी इंसेक्ट्स इस तरह वर्म्स आने, जो सफेद वर्म्स होते हैं उनको हम मैगॉट्स बोलते हैं, वो नहीं आने चाहिए। बाकी छोटे छोटे कीड़े या मच्छर वो दिखते रहेंगे, वो जरूरी हैं और वही कंपोस्ट मेकिंग में हेल्प करते हैं, वही आपके ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक कर रहे हैं कार्बन और नाइट्रोजन में, तो वो तो जरूरी है। स्मेल किसी भी तरह की नहीं आती है इसमें। अगर स्मेल आ रही है, गीला हो रहा है, तो आप इसमें लीचेट होता है, तो मैंने नीचे, जैसे मैंने जो कंपोस्ट में बनाया उसमें मैंने नीचे छेद नहीं किए हैं। अगर आप नीचे छेद करते हैं, एरेशन अच्छा होता है, लेकिन उसके नीचे फिर आपको कलेक्शन के लिए कोई ट्रे रखनी पड़ेगी, और वो जो लीचेट निकलता है वो एक्सीलेंट फर्टिलाइजर होता है आपके प्लांट्स के लिए। तो वो मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे इधर से उधर शिफ्ट करना होता है, तो मैंने उसको नीचे ड्रिप करेगा तो वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। अदरवाइज आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। आप इस तरह से रेगुलरली करेंगे तो आपको आपकी ये कॉम्पोस्ट 2 मंथ्स में तैयार हो जाएगी। सर्दियों में और मानसून में, विंटर्स एंड मानसून में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, इस बार मैंने 17 डेज में बना ली थी तेज गर्मी में, अभी 15 दिन पहले की बात है। तो वो इट डिपेंड्स, क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वो आपका कंपोस्ट और आपने कहाँ रखा हुआ है। आप उसको देखते रहे, आप उससे बहुत नई चीजें सीखेंगे। आप उसको रिसोर्स समझिए, वेस्ट नहीं, अच्छे से हाथ डालिए और आप उसको फील करिए, then you will be able to make a very good compost. अब ये this is all about composting at home. इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट जरूर से स्टार्ट करें। जब तक आप वेस्ट सेग्रीगेट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास सिर्फ वेट वेस्ट या ऑर्गेनिक वेस्ट या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं आएगा। तो वो जरूरी है कि आप वेट वेस्ट, हम अपनी वेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट और हैजार्डस, डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। तो वेट वेस्ट में हमारा किचन वेस्ट आता ही है, जो भी सारा है, फ्लावर्स आते हैं हमारे। उसके अलावा ड्राई वेस्ट में सब कुछ आता है, प्लास्टिक, आपका ग्लास, लेदर, कॉटन, सब चीजें, जो भी आपके क्लोथ्स हैं वो सब टेक्सटाइल्स उसमें आते हैं। प्लस डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट में अभी जो हम मास्क एंड ग्लव्स पहन रहे हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं। अगर हम बिना डिसइंफेक्ट करे उसको दे देते हैं, तो उसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने भी एक अलग येलो बैग का प्रोविजन है, उसमें हमको रख के उसको डिसइंफेक्ट करके 72 आवर्स पहले रखना है और देना है, जिससे वो, क्योंकि हाँ एसिम्प्टोटिक भी हो सकते हैं, कोविड पेशेंट भी हो सकता है, नहीं भी, तो उसको हमको प्रॉपरली डिस्पोज करके ही उसको देना है। इसके अलावा डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट में हमारा सैनिटरी नैपकिन और डाइपर्स आता है। ये दोनों बहुत जरूरी है कि आप उसको अलग एक पेपर बैग में रखें और उसके ऊपर आप बिंदी या रेड डॉट लगा के दें और अपने क्लीनर को समझाएं कि इसको टच नहीं करना है, अलग से वो वेस्ट इंसिनरेट हो जाता है। तो ये जरूरी है कि हम वेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें। उतना ही जरूरी है हम अपने सैनिटेशन वर्कर्स, क्लीनर को समझाएं कि वेस्ट हमें कैसे देना है और वो लोग प्रॉपरली ग्लव्स और मास्क के साथ वेस्ट कलेक्ट करें। थैंक यू। आपके क्वेश्चन आंसर्स में लेना चाहूंगी। आप अनम्यूट कर दो, सब अपने आप को सारे अनम्यूट कर दो। अरे सुनीता, आपने म्यूट कर दिया अपने आप को, अनम्यूट करो। आप पहले से अनम्यूट की। हाँ रितु, अनम्यूट कर दो। मनीषी, निधि, सोनी, सब अपने आप को अनम्यूट कर दो सारे, और उनको जो सवाल पूछने हैं। हाँ जी, मैं निधि वर्मा एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये मिनिमम ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये देखिए वो डिपेंड करता है सीजन पे। जो कॉम्पोस्ट है उसको सनलाइट बहुत चाहिए, तो अगर आप उसको आपके जहाँ पे भी आप रख रहे हैं अगर वो सनलाइट अच्छी आ रही है तो ये आप अगर देखिए रेगुलरली आप डालते रहेंगे वो आपको स्टॉप करना होगा। जैसे सपोज 1 महीने तक आपने डाला एक ही बिन में, और फिर उसके बाद अगर आप उस दिन से देखें तो 1 महीने के अंदर अंदर कॉम्पोस्ट तैयार हो जाता है। तो जब आपने लास्ट डालना उसमें बंद किया
उस दिन से आप काउंट करेंगे। अगर आपने 15 दिन बाद भी डालना बंद कर दिया, आपको शुरुआत में सिर्फ देखना है, तो आप 15 डेज प्लस आप 30 डेज और कर लीजिए, 45 डेज में आपका कॉम्पोस्ट तैयार हो जाएगा। अगर गर्मी है तो, सनलाइट अच्छी है तो, और कम आती है तो 2 मंथ्स to 3 मंथ्स लगते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द सीजन। अभी मानसून में, हाँ, मानसून में आपको थोड़ा सा 2.5 से 3 महीने लगेंगे, 2.5 to 3 मंथ्स लगते हैं। ओके, तो उसको जो कवर करके रखना है वो या तो होल वाला कोई बंद करने के होल लिए, वाला आप जैसे, हाँ, कोई भी होल वाला आपने बर्तन ले लिया, उसके अंदर आपने होल कर दिए, या मैं तो सिर्फ एक मसलिन क्लोथ से ढक देती हूँ, पुरानी चुन्नी होती है, मैं तो उसी से कवर कर देती हूँ, तो एरेशन भी होता रहता है और वो कवर भी रहता है, उस पर कोई इंसेक्ट वगैरह भी नहीं। लेकिन उसमें पानी नहीं जाना चाहिए ना, उसको मतलब ऐसे सेफ प्लेस पे रखना होगा। पानी नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमारे वेट वेस्ट होता है, उसमें काफी पानी होता है, और उसमें आप जैसे छोड़ेंगे तो रखेंगे तो वो डिकम्पोज होने के बाद वैसे भी पानी छोड़ देती है। तो उसका जो पानी है उसको हमें कम करने के लिए आप उसमें थोड़ा सा ये जैसे कोकोपीट, सॉइल, ये सब चीजें डालते रहिए, तो जिससे वो मेनली ड्राई ही रहना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए। थैंक यू। ओके, हाय अनामिका जी, आपका बहुत अच्छा सेशन हमने सुना। बस मेरे को ड्राई कंपोस्ट के, ड्राई मटेरियल के बारे में पूछना था, जो आपने डिस्कस किया अभी हमें बताया, तो उसके बारे में थोड़ा आप हमें जानकारी दीजिए। हाँ बोलिए। कि ड्राई मटेरियल का, हाँ जी हाँ, ड्राई मटेरियल क्या पूछ रहे हैं आप? कि ड्राई मटेरियल का कंपोस्ट किस तरह किया जाएगा, जैसा आपने बताया कि बेड्स या जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल ड्राई मटेरियल का है। नहीं, ड्राई मटेरियल का कंपोस्ट नहीं बनता है, सिर्फ वेट मटेरियल से ही कंपोस्ट बनता है। हाँ, ड्राई मटेरियल रिसाइकिल हो जाता है, लेकिन अगर दोनों मिल जाएंगे तो वो वेट मटेरियल भी रिसाइकिल कंपोस्ट नहीं बना सकता। तो ड्राई मटेरियल को आपको अलग करना पड़ेगा, टोटली आपको प्लास्टिक, पॉलिथीन, ग्लास हटाने पड़ेंगे। वो आप रिसाइकलर के पास जाते हैं, उनके अलग अलग यूज होते हैं, वो आपको बिल्कुल अलग करना पड़ेगा और अलग से ही आपको उसको डिस्पोज करना होगा। ड्राई वेस्ट का बिल्कुल भी आपका कंपोस्ट नहीं बन सकता, सिर्फ वेट वेस्ट का बनता है। थैंक यू वेरी मच। नामिका जी, मैं भी पूछना चाहती हूँ, मेरे घर में बहुत सारी पत्तियां रोज निकलती हैं, लीव्स बहुत सारी। आवाज नहीं आ रही है सुनीता? आपकी आ रही है क्लियरली एकदम। मेरे लॉन में बहुत सारे पेड़ हैं, तो उससे पत्तियां बहुत सारी आती है, ड्राई लीफ बहुत होती हैं, बीज बहुत होते हैं। तो ड्राई लीव्स तो बहुत अच्छा सोर्स है आपके कार्बन का। तो आप फर्स्ट लेयर उसमें बहुत सारी ड्राई लीव्स डाल दीजिए, जो सबसे नीचे ही नीचे है, आप उसमें खूब सारी ड्राई लीव्स डाल सकते हैं, और आप बीच बीच में भी डाल सकते हैं। जब भी आपको डाउट हो, आप कितना भी कार्बन ऐड कर सकते हैं। ओके, ये थंब रूल है। ओके, थैंक यू। जो लिक्विड वाला खाद होता है, मैं इससे बनाती हूँ, अपने जो प्याज के छिलके हैं ना, उनसे बनाती हूँ। वो सही होता है। प्याज के छिलके 8 दिन में पानी में डाल के, फिर उसका जो लिक्विड आता है उसमें थोड़ा फिर पानी डाइल्यूट करके वो डालती हूँ पेड़ों को। कोई भी और कुछ भी जैसा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, वो बहुत अच्छी खाद है, तो आप उसको भी आप डाल सकते हैं पेड़ों में, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, उसको भी बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने सुना, जैसे आप ये बोल रहे हैं कि किसी के भी छिलके आपने, या चाय की पत्ती होती है वो भी हम एज इट इज सुखा के, अगर आप चीनी वाली चाय पीते हैं तो उसको आप धोना पड़ेगा, अदरवाइज आप चाय की पत्ती को आप ऐसे ही ड्राई करके आप ऐसे ही प्लांट्स में डालिए। उसी तरह से प्याज के छिलके या किसी के भी छिलके आपने जैसे पानी में करके और वो डाले, तो वो भी पेड़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो वो उसमें पेड़ों में आप कुछ भी आप इस तरह का डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, बायो एंजाइम्स। जैसे आपने गीले उसकी बात करी, तो मैं आपको बायो एंजाइम्स बताती हूँ। वो भी एक होता है कि उसमें जस्ट
बायो एंजाइम में क्या करते हैं हम लोग, तो उसका रेशियो होता है 1:3:10। उसमें एक पार्ट हम गुड़ लेते हैं, पानी में उसको भिगोते हैं, गर्म पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं। फिर उसके अलावा जो लेमन और ऑरेंज और ये सब रिंड्स होते हैं, उनको हम थोड़े दिन सुखाते हैं। तो वो लिए, गुड़ लिया, और उसके अलावा 10 पार्ट्स पानी, और उन सबको हम मिला देते हैं। तो इस तरह से ये बायो एंजाइम, ये आपका 3 महीने लगता है। आप उसमें डेट डाल के रख दीजिए और ये 3 महीने में आपका तैयार हो जाता है। ये फिनाइल फ्लोर क्लीनर का काम करता है। तो आप ये वेट बेस्ड का एक और अच्छा यूज है। तो वो उसमें आप ऑरेंज रेंज सारे सिट्रस फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो 1:3:10 रेशियो से आप बायो एंजाइम से बना सकते हैं। इसमें आपको ये दिक्कत रहेगा, धीरे धीरे ब्रेक होता रहेगा और ये तैयार हो जाएगा। ये मैम मैंने नींबू के छिलकों से बनाया है। जो नींबू हम लोग यूज करते हैं और जो निचोड़ने के बाद जो छिलके होते हैं, उसको मैंने पानी में बॉइल करके और उसमें कास्टिक सोडा मिला के, वो मेरा किचन का स्लैब क्लीनर यूज होता है। और भी जहाँ भी चिकनाई होती है वहाँ बहुत अच्छे से यूज हो जाता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इसी तरह से ये आप बहुत सारे यूजेस हैं इसके। आप रोज आप इंटरेस्ट जनरेट कीजिए सबसे पहले, उसके बाद पढ़ना शुरू करिए, मेरे जैसे लोगों से मिलिए, आप खुद मेरे जैसे ही बन जाएंगे। तो आप नए नए तरीके आ जाएंगे। अब मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स था, बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट था, बट मैं कब एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, और अब मुझे फिजिक्स से ज्यादा पढ़ने में बायोलॉजी ज्यादा अच्छी लगती है, बॉटनी ज्यादा अच्छी लगती है। तो इट डिपेंड्स, आप इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अनिशी, आपको भी कुछ पूछना है? नहीं, मैंने लिख लिया है। बहुत अच्छा आपने बताया अनामिका जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन, मैंने सारे नोट कर लिए हैं जी। जरूर आप यूज करिए, प्लीज आप बनाने की कोशिश कीजिए। डिफिकल्टीज आती हैं तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। और चाय की पत्ती का खाद तो हमारे यहाँ रेगुलर है, वो बनता ही है। और बिल्कुल ये सब्जियों के वेस्ट है उसके भी बना रहे हैं, पर कभी कभी उसमें ये चूहे वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। बालकनी में चूहे आ जाते हैं या छत पे, तो वो हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो आके और पूरा गंदगी मचाते हैं। नहीं तो आप क्या डालते हैं जिससे चूहे आ जाते हैं? वो जो सब्जियों के जैसे पपीते वगैरह का छिलका और दूसरे इस टाइप के छिलके डालना शुरू किया था, तो बहुत चूहे आने लगे। तो फिर नहीं तो आप आने लगे। नहीं, एक्चुअली क्या है, आप उसको जैसे गीला ज्यादा नहीं रखना है। अगर आप उसको उतना ही जैसे कोकोपीट या उससे कवर कर देंगे, और उसमें आप बहुत ज्यादा नीम पाउडर डाल दीजिए, हल्दी और नीम पाउडर डाल दीजिए, उससे फिर उसकी स्मेल से नहीं आते। तो आप ये डाल के देखिए, उससे फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये चाय पत्ती का जो वो होता है, ये मतलब कुछ खास प्लांट्स में ही डालना होता है या हर प्लांट में डाल सकते हैं? नहीं, आप हर सब प्लांट्स में डाल सकते हैं। चाय पत्ती बहुत ही बढ़िया सोर्स है। आप इसको, ये कॉफी ग्राउंड्स होते हैं और चाय पत्ती आप सारे प्लांट्स में डाल सकते हैं। अच्छा, और चावल का मांड भी डालने में यूजफुल रहता है? हाँ, चावल का मांड भी यूजफुल रहता है। उसके और काफी सारे यूजेस भी होते हैं। एक ये भी आप पेड़ों में डाल सकते हैं, ये एक अच्छा सोर्स है। गुलाब के पौधों पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो चाय की पत्ती का खाद होता है, मेरे गुलाब का साइज बिल्कुल डबल हो गया था। मतलब पूरे विंटर्स में मैंने यूज किया, और गुलाब जो देसी गुलाब बहुत छोटे छोटे होते थे, वो इतने बड़े साइज के पूरे सर्दियों में हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा, वो एक्सपेरिमेंट बहुत मेरा सक्सेसफुल रहा। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। ऐसा मैं आपको, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो ये वास्तव में साइज डबल ही होता है। तो ये चाय की पत्ती जो हम ऐसे ही समझ के फेंक देते हैं, वो बहुत यूजफुल चीज है।
और हम वेस्ट रिसोर्स कहना शुरू कर दीजिए, वो आपके काम में आ जाएगी। और मनी प्लांट भी बहुत ज्यादा यूज होता है, मनी प्लांट के पौधे के लिए भी बहुत सही है। रिपीट करेंगे आप? मैं कह रही हूँ मनी प्लांट के पौधे में भी आप इसकी चाय की पत्ती डालिए तो उसे बहुत बड़ा पत्तियां मिलती हैं। बहुत बहुत बढ़िया होता है। मनी प्लांट में भी आप चाय की पत्ती डालिए, वैसे आप उसको सुखा के डालिए, बहुत अच्छा उसकी ग्रोथ। और मैं तो चाय की पत्ती 2 बार यूज करती हूँ, क्योंकि उसमें होता है एक बार में तो मैं उसको दोबारा यूज कर लेती हूँ, और वो सेम मुझे बहुत हल्की सी और नई ऐड करनी पड़ती है, और उसके बाद मैं पेड़ों में डाल देती हूँ। तो मैं खुद का या मेरी फैमिली 4 है, मेरे 2 बच्चे, हस्बैंड है, हमारा वेस्ट बहुत कम जनरेट होता है, क्योंकि हम सारा कॉम्पोस्ट या बायो एंजाइम बना देते हैं। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप इस तरह से आप सोच सकते हैं, सेग्रीगेशन स्टार्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कॉम्पोस्टिंग या बायो एंजाइम, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक केस स्टडी है, तमिलनाडु में एक जगह है ममलपुरम, वहां पे 85% वेस्ट जो होता है वहां पे पूरा का पूरा रिसाइकिल हो जाता है, ईदर इन फॉर्म ऑफ कंपोस्ट या ड्राई जो वेस्ट होता है वो भी सिर्फ 15% लैंडफिल में जाता है। तो वहां के आप देखिए कि पूरा एनवायरनमेंट साफ है तो हम ही हेल्दी रहेंगे, क्योंकि किसी तरह से कोई पोल्यूशन ही नहीं होगा। किसी टाइप वेस्ट का जो पोल्यूशन बहुत बड़ा पोर्शन होता है। और हरोला भी अपने जो नोएडा में है, वहां पे HCL फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वहां पे भी काफी विलेजेस अब साफ हो रहे हैं। और उसके अलावा आप सेक्टर 47 नोएडा में विजिट करेंगे, बहुत क्लीन हो गया है। सेक्टर 15A, तो ये एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम खुद जाके और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। सेक्टर 62 में मैं जहाँ पे रहती हूँ, HCL टावर्स में, तो यहाँ पे मैंने इनिशिएट कराया था, पूरी सोसाइटी ने कोऑपरेट किया, और अभी हम 2 साल से हम सेग्रीगेशन कर रहे हैं। हमारा अलग अलग कचरा जाता है, बायोमेडिकल अभी अलग नहीं जा रहा है, उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। और 1 अगस्त से तो नोएडा अथॉरिटी ने रूल बना दिया है कि अनसेग्रीगेटेड वेस्ट वो छोड़ के ही चले जाएंगे, तो स्टेंच आती रहेगी, वो आपको ही फिर फेस करनी पड़ेगी। तो एसेंशियल है कि रूल्स हो चाहे नहीं हो, हम वेस्ट सेग्रीगेट करें और कंपोस्ट बनाना स्टार्ट करें। ये मैंने एक चीज आपको दिखाना चाहूंगी, पुणे से मुझे मिले थे, ये ओला कचरा और ये सूखा कचरा। तो ये मैं जब पुणे में थी तो पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये 2 डस्टबिन दिए थे 2009 में। उस दिन के बाद से मेरा इस टॉपिक में इंटरेस्ट जनरेट हुआ, और वो अब बढ़ता जा रहा है कि 2 डब्बे क्यों दिए लोगों ने। इसमें आप मानेंगे नहीं, चीनी और चावल भर के घर के अंदर रख दिए, उन्होंने वेस्ट सेग्रीगेट नहीं किया। उसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद भी बहुत कम लोगों ने स्टार्ट किया। तो ये लंबा प्रोसीजर है, लेकिन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम अपने एनवायरनमेंट को या अपनी खुद की हेल्थ को नहीं बचा सकते। बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिल रही है, और हम भी आगे भी आपके साथ इसी तरीके की मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे और अच्छी जानकारियां लेना चाहेंगे। बिल्कुल, आप बस और हम लोग बनाते हैं और फिर आपको रिजल्ट्स बताएंगे। काफी हमारे मेंबर्स बहुत अच्छा बनाते हैं और बहुत उससे बहुत सुंदर प्लांट्स बने और दिखाए उन्होंने। तो आपके नेक्स्ट अब फिर से हम ट्राई करें जरूर। थैंक्स मैम, नमस्ते मैम, बहुत अच्छी जानकारी, वाकई। थैंक यू, आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू मैम, आपने टाइम निकल के हमें टाइम दिया। थैंक यू। मेरा बस एक ही फीस होती है कि आप सब लोग स्टार्ट कर दें। एक मुझे थोड़ा सा ये एश्योर कर दें कि आप लोग ये करेंगे, मैं सबसे यही फीस लेती हूँ। ये तो हम आप लोग पक्का करेंगे, प्रतीक्षा करते हैं, आप लोग अपने किया जा रहा है, अब अच्छी तरह किया जाएगा, अच्छे से किया जाएगा, करते हैं और अच्छे से करेंगे। तो ये आप मुझे गुरु मान के गुरु दक्षिणा दीजिए कि आप अपनी सोसाइटीज में अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। मेरी हेल्प चाहिए हो तो लीजिए, लेकिन आप वेस्ट एग्रीगेशन के लिए लोगों को मोटिवेट करिए। तो यही हमारा एनवायरनमेंट के लिए रोल होगा। यस।
थैंक यू अनामिका जी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मीटिंग अब मीटिंग खत्म करते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच सुनीता, आपने बहुत अच्छा बताया। और विद्या गुलेसर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतनी अच्छी जूम मीटिंग अरेंज करा के और हमारी नॉलेज बढ़ाई। आप सब उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मेंबर जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता। तो गुजरात से जुड़ रहे हैं। हाँ, इसके लिए तो आपको हैट्स ऑफ। दूर से जुड़ रहे हैं। सही बात है, लॉकडाउन ने हमको ये इसमें बहुत फायदा दे दिया है कि